नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ये कवर करता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 में बात की गई है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? देखो, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक यूनिटरी एक फेडरल। यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ही सब कुछ कंट्रोल करेगी, और फेडरल मतलब डिवीजन ऑफ पावर होगा। एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, कुछ स्टेट्स होंगे, स्टेट अपने दायरे में इंडिपेंडेंट होंगे, और कुछ मैटर्स होंगे जो कि जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी ही कानून बना सकती है या उसे लागू कर सकती है। ठीक है जी। तो भारत में कौन सा सिस्टम है भैया? भारत में दोनों ही सिस्टम है। देखो, स्टेट्स हैं हमारे पास, यूनियन भी है हमारे पास, स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट भी है, यानी कि उनके दायरे हैं जिस पर वो लॉ बना सकती हैं, लागू कर सकती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। कैसे बन जाता है भैया? या तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे जहां पर वो कहती है कि जो स्टेट लिस्ट में ये जो मैटर है ना वो नेशनल इंटरेस्ट में आ रहा है, राष्ट्रीय हित का मैटर बन चुका है, तो ऐसे केस में यूनियन गवर्नमेंट जो है उस पर लॉ बना सकती है, बेशक वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। दूसरी बात, इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल अगर लगाया जाता है भारत में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सेंटर में चली जाती है। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं जब हमारा फेडरल जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, तो इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 2 में बात की गई है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी टेरिटरी अगर इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है तो वो बन सकता है। जैसे कि 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। आर्टिकल 3 में बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि जो पहले से स्टेट्स हैं भारत के, उनके अंदर अगर उनको तोड़ करके कोई नया राज्य बनाया जा रहा है, या उनकी बाउंड्री चेंज करी जा रही है, एरिया चेंज किया जा रहा है, या नाम चेंज किया जा रहा है, तो आर्टिकल 3 के अंदर कवर होगा। जैसे कि यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए भारत सरकार ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 4 में ये बात की गई है कि भैया आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अभी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आती है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में ऐसे लॉज पास किए जा सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 2 और 3 में हमने क्या बात की थी? कोई भी अगर दुनिया का हिस्सा इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है, या इंडियन यूनियन के यानी इंडिया के कोई भी स्टेट में अगर कोई भी बदलाव किया जाना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट पास कर सकती है ऐसे किसी भी लॉ को। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है, हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल 5 से 11 तक कवर करता है। ठीक है जी। आर्टिकल 5 में बात की गई है कि 26 जनवरी 1950 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उस समय डोमिसाइल के थ्रू, यानी कि जो लोग डोमिसाइल ऑफ इंडिया थे, डोमिसाइल मतलब कि जो लोग इंडिया में परमानेंटली सेटलमेंट की इच्छा से रह रहे थे, वो लोग कब भारत के नागरिक माने जाएंगे? तब माने जाएंगे जब वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। या तो वो भारत में पैदा हुए हों, या उनके माँ बाप में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर पिछले 5 साल से, और 26 जनवरी 1950 एक डेट है, उससे पिछले 5 साल में वो भारत में ही रह रहे हों, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब। ठीक है जी। आर्टिकल 6 में बात की गई है जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे पार्टीशन के दौरान, वो कब नागरिक माने जाएंगे। देखो यहाँ पर एक डेट आप ध्यान रखना, 19 जुलाई 1948 ये डेट है जब परमिट सिस्टम लागू हुआ था। यानी कि पार्टीशन के दौरान तो कोई भी किसी भी देश में चला गया, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि नहीं जी हम तो गलत जगह आ गए, हमें दोबारा अपने देश में जाना है, तो वो उसको जो मौका दिया गया था वो 19 जुलाई 1948 की डेट के बाद से ही दिया गया था। ठीक है जी। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे, वो लोग कब सिटीजन माने जाएंगे? जब वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, कोई भी अगर भारत में पैदा हुआ है तो। और साथ में एक और कंडीशन है कि भैया जब से वो माइग्रेट हुए हैं, जब से वो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तब से वो भारत में ही रह रहे हों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के दौरान वो नागरिक माने जाएंगे भारत के। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं तो क्या कंडीशन है? तो भैया पहली वाली तो कंडीशन है ही कि वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है भारत में हुआ होना चाहिए, और साथ में उनको 6 महीने तक भारत में रहना होगा, और उसके बाद उनको अप्लाई करना होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफिसर जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको जब तक सैंक्शन नहीं करता तब तक वो नागरिक नहीं होंगे। ठीक है जी। आर्टिकल 7 में बात की गई है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है
कि भैया जो लोग पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए परमानेंट सेटलमेंट की इच्छा से, वो तो भारत के नागरिक हैं ही नहीं, ये तो क्लियर बात है। लेकिन कुछ लोग थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ वही वाला सिस्टम होगा जो हमने पहले किया था, या तो वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा होने चाहिए और साथ में वो भारत में 6 महीने तक रुकेंगे, फिर वो अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए और उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है जी। अगर दे दी जाती है तो वो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब आगे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8, वो बात करता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो उस समय भारत के बाहर रह रहे थे, लोग थे भारत में ही जन्मे थे लेकिन भारत के बाहर रह रहे थे, क्या वो भारत के नागरिक माने जाएंगे 26 जनवरी 1950 को? तो उसमें ये 2 कंडीशंस उनको पूरी करनी पड़ेंगी अगर उनको नागरिक बनना था भारत का। ठीक है जी। पहला कि या तो वो या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में कोई ना कोई जन्मा होना चाहिए, और दूसरा जिस देश में भी वो रह रहे हैं वहाँ पर वो एज इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड हों बाई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो भी वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा वो वहाँ उस देश में इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हैं। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी करने के बाद वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 9, 10 और 11। यहाँ पर बात की गई है कैसे एक जो व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता खोता है या पाता है, उसके बाद कमेंसमेंट के बाद की बात है ये सारी की सारी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या किया गया है आर्टिकल 9 में, पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी दूसरे देश की जो नागरिकता है उसको ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा उस समय से जब वो दूसरे देश का नागरिक बन गया। ठीक है जी। आर्टिकल 10 में बात की गई है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि ऊपर दिए गए जितने भी प्रावधान अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर अगर किसी को भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो नागरिकता बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है और उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी नागरिकता जा रही है तो चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट सिटीजनशिप हमेशा के लिए उसको मिल गई है। अगर कोई आने वाले समय में पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो नागरिकता उसकी जा भी सकती है। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ नहीं बनता जिसमें जा रही है तो वो बनी रहेगी। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, यानी कि पिछले को ही ये कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून भारत में बना सकती है और जो पिछली जो नागरिकता लोगों को दी गई थी उसको रिवोक भी कर सकती है। ठीक है जी। आर्टिकल 11 यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो खत्म होता है। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि 2019 का ये करंट अफेयर्स है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हुआ था 2019 के अंदर। उसमें ये बात की गई थी कि जी जो ये 3 कंट्रीज़ हैं हमारे नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर रहने वाली जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जैसे कि हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बुद्ध है या जैन है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं, अगर ये भारत में आती हैं तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इनको केवल 5 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद ये अप्लाई कर सकती हैं। और बाकी कोई भी व्यक्ति अगर पूरी दुनिया से आ रहा है या इन 3 कंट्रीज़ की कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको 11 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद ही वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है वो खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।